नमस्कार। अक्सर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सिर्फ शोर सुनाई देता है, पर आज हम उस शोर से परे आंकड़ों की खामोशी में छिपे सच को समझने की एक कोशिश करेंगे। ये 2022 के किन्नौर विधानसभा चुनाव के जनादेश का समझिए एक फॉरेंसिक विश्लेषण है। यहाँ मकसद किसी की हार जीत का जश्न मनाना या मातम करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है लोकतंत्र की जड़ों को समझना, ये देखना कि कैसे एक एक वोट मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। किन्नौर की ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि जनता की आवाज जब आंकड़ों में बदलती है तो उसके पीछे की असली जमीनी हकीकत क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना हो तो पहले उसकी मिट्टी को, उसकी आबो हवा को समझना पड़ता है। किन्नौर ये सिर्फ नक्शे पर बना एक चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये वो धरती है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेजी से बहती नदियां और यहां रहने वाले लोग, ये तीनों मिलकर राजनीति की धारा तय करते हैं। यहां का भूगोल सिर्फ भूगोल नहीं है, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी चुनौतियां हैं। यहां की संस्कृति सिर्फ विरासत नहीं, वो उनकी पहचान है, उनका स्वाभिमान। और इसीलिए यहां पड़ने वाला हर एक वोट सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होता, उसके पीछे एक उम्मीद होती है, एक शिकायत होती है और इस धरती से जुड़ा एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। और इस धरती की अपनी एक आवाज है, एक पुकार है जो दशकों से यहाँ की राजनीति के केंद्र में गूंज रही है। जल, जंगल, जमीन, ये महज 3 शब्द नहीं, ये किन्नौर की आत्मा है। एक तरफ विकास की जरूरत है, अच्छी सड़कें चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों को, अपने पर्यावरण को, अपनी जमीन को बचाने की एक जिद भी है। ये एक कश्मकश है, विकास और विरासत के बीच, जरूरत और पहचान के बीच। और यही तनाव, यही संघर्ष किन्नौर की राजनीति पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इस संघर्ष को और भी गहरा करती है यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़, यानी सेब। किन्नौर का सेब सिर्फ एक फल नहीं है, ये यहाँ के हजारों परिवारों की साल भर की मेहनत है, उनकी आमदनी है, उनके भविष्य की गारंटी है। ये बाग, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पीढ़ियों की कमाई है। इसलिए जब बागों को हटाने या भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दे उठते हैं तो वो सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं रह जाता, वो सीधा सीधा लोगों के घर के चूल्हे और उनके बच्चों के भविष्य पर हमला बन जाता है। और जब आर्थिक चिंताएं इतनी गहरी हों तो उनका राजनीतिक शिकायतों में बदलना बहुत स्वाभाविक है। और इन सब परतों के ऊपर है पहचान की सबसे मजबूत परत। किन्नौर एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ की लगभग 58% आबादी, 57.9%, अनुसूचित जनजाति से है। ये सिर्फ एक जनगणना का आंकड़ा नहीं, ये यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। यहाँ की राजनीति में जनजातीय अस्मिता, उनके संवैधानिक अधिकार और उनकी सामूहिक आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता इस पहचान को समझे बिना और इसका सम्मान किए बिना यहाँ लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। ये समझिए यहाँ की राजनीति का ध्रुव तारा है। तो आज हम अपनी इस पड़ताल को इन 6 हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ेंगे। पहले हमने किन्नौर की जमीन की आवाज को सुना। अब हम 2022 के जनादेश को आंकड़ों की कसौटी पर परखेंगे। फिर समझेंगे कि आखिर ये वोट शिफ्ट हुआ क्यों। इसके बाद इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास की यादों को टटोलेंगे। फिर हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि जनता का विश्वास हासिल करने के एक ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम इस सबसे बड़े सच को रेखांकित करेंगे कि चुनाव का असली लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि बेहतर शासन देना है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां भावनाएं और मुद्दे आंकड़ों में बदल जाते हैं। चुनाव का दिन, जब जनता अपना फैसला सुनाती है, ये वो संख्याएं हैं जो बताती हैं कि हवा का रुख किस तरफ था। अब हम 2022 के नतीजों का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और इस फैसले की हर परत को खोलकर देखेंगे। 2022 में किन्नौर में 73.12% मतदान हुआ। ये एक बहुत मजबूत भागीदारी है। इसका मतलब है कि हर 4 में से लगभग 3 वोटरों ने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाकर अपनी राय जाहिर करने की जिम्मेदारी निभाई। हाँ, ये 2017 के 75% से थोड़ा कम था, लेकिन यह आंकड़ा साफ बताता है कि किन्नौर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने सजग हैं। इस चुनाव के विजेता इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार जगत सिंह नेगी को मिले 46.95% वोट, यानी लगभग आधे वोटरों ने उन पर अपना भरोसा जताया। ये एक निर्णायक आंकड़ा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उनके पिछले चुनावों के वोट शेयर के काफी करीब था। ये एक स्थिर और मजबूत जनाधार की तरफ इशारा करता है जो उनके साथ बना रहा। और अब कहानी का दूसरा पहलू, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूरत नेगी को मिले
31.15% वोट। अब देखिए, इस आंकड़े में दिलचस्प बात यह नहीं है कि उन्हें कितने वोट मिले, बल्कि यह है कि उन्होंने कितने वोट खो दिए। पिछले चुनाव की तुलना में ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट थी। ये आंकड़ा हमें एक बड़े वोट बैंक के खिसकने की कहानी सुनाता है। और आखिर में जीत और हार का फासला 6,964 वोट। ये संख्या सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत और दूसरे की हार नहीं बताती। ये उस बड़े बदलाव का पैमाना है जो 2017 और 2022 के बीच किन्नौर की राजनीति में आया। ये एक ऐसा अंतर है जो किसी करीबी मुकाबले की तरफ नहीं, बल्कि एक साफ और निर्णायक जनादेश की तरफ इशारा करता है। ये बार चार्ट ये पूरी कहानी को बस एक तस्वीर में बयां कर देता है। एक तरफ लगभग 47% पर कांग्रेस का ऊंचा टावर, दूसरी तरफ 31% पर बीजेपी का टावर। दोनों के बीच का फासला साफ और स्पष्ट है। इस तस्वीर को देखकर कोई भी समझ सकता है कि नतीजा एक तरफा था। और यही तस्वीर हमें सीधे उस सवाल पर ले आती है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ये जमीन खिसकी कैसे। तो अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम चरण में आ गए हैं। वोट क्यों बदला? हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की गहराइयों में उतरेंगे। हम उन वजहों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इन आंकड़ों को जन्म दिया। ये इस चुनावी नतीजे की समझिए एनाटमी है। हमारी पड़ताल के मुताबिक इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें थीं। पहली और शायद सबसे अहम वजह थी पार्टी के अंदर का बिखराव। दूसरी वजह थी जमीनी मुद्दों और स्थानीय शिकायतों का वोटरों के मन पर गहरा असर। और तीसरी वजह थी मौजूदा विधायक की अपनी व्यक्तिगत ताकत और पकड़। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर था भारतीय जनता पार्टी के अंदर की फूट। जब पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया तो एक मजबूत दावेदार तेजवंत नेगी ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और उन्हें मिले 19.45% वोट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये लगभग हर 5 में से 1 वोट था। ये वो वोट थे जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के माने जाते थे और वो सीधे सीधे कट गए। इस एक फैसले ने बीजेपी के वोट बैंक को 2 हिस्सों में बांट दिया और विपक्ष की जीत का रास्ता एकदम साफ कर दिया। ये दिखाता है कि चुनावी लड़ाई में आंतरिक अनुशासन कितना निर्णायक होता है। दूसरी बड़ी वजह थी स्थानीय मुद्दों की गूंज। लोगों की नाराजगी सिर्फ नेताओं से नहीं थी, नीतियों से थी। पू और कल्पा जैसे इलाकों में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और जंगल के अधिकारों को लेकर गहरी चिंताएं थीं। लोगों को डर था कि विकास के नाम पर उनका जल, जंगल, जमीन कहीं उनसे छिन न जाए। वहीं निचार और मोरंग जैसी सेब की पेटियों में बागों से किसानों को बेदखल करने की कार्रवाइयों को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दे नहीं थे, ये लोगों की पहचान और उनकी रोज रोटी से जुड़े भावनात्मक मुद्दे थे, जिनका असर वोटिंग पैटर्न पर साफ साफ दिखाई दिया। और यहीं पे हमारे संविधान का एक बहुत अहम मूल्य सामने आता है, सूचित भाषण यानी इन्फॉर्म्ड स्पीच। इसका मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में जो भी बहस हो वो तथ्यों और जिम्मेदारी पर आधारित होनी चाहिए। जब नागरिक अपनी जमीन, अपनी आजीविका, अपने पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सही जानकारी के साथ अपनी बात रखते हैं और सवाल पूछते हैं, तो वे ज्यादा सम्मान और गरिमा के साथ अपने राजनीतिक विकल्प चुन पाते हैं। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव अचानक से नहीं होता। हर चुनाव अपने साथ एक इतिहास लेकर आता है। किन्नौर के वोटरों की एक याददाश्त है और वो अपने अनुभव के आधार पर फैसले लेते हैं। 2022 का नतीजा कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पिछले 3 दशकों की कहानी कहती है। 1993 में कांग्रेस, 98 में बीजेपी, फिर 2003 में कांग्रेस, 2007 में बीजेपी, 2012 में फिर कांग्रेस। ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि किन्नौर के मतदाता किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो हर 5 साल में सरकार के काम का हिसाब लेते हैं। वो बारी बारी से दोनों प्रमुख दलों को मौका देते हैं और अगर काम पसंद ना आए तो सत्ता छीनने में भी देर नहीं लगाते। ये एक परिपक्व और जागरूक मतदाता का व्यवहार है। तो इस ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो 2017 का चुनाव एक अपवाद जैसा लगता है ना? उस चुनाव में जीत का अंतर बहुत ही कम था और दोनों पार्टियों का वोट शेयर लगभग बराबर था। वो एक बटे हुए जनादेश का संकेत था। लेकिन 2022 का नतीजा, जिसमें एक पार्टी को स्पष्ट और बड़ा बहुमत मिला, ये इशारा करता है कि मतदाता वापस एक स्थिर और मजबूत जनादेश की ओर लौट रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लंबे समय के मतदान व्यवहार के ज्यादा करीब है। तो हमने अब तक समस्या का विश्लेषण किया, हमने क्या और क्यों को समझा,
लेकिन एक अच्छा विश्लेषण सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकता, वो समाधान का रास्ता भी दिखाता है। तो अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि बेहतर शासन के जरिए जनता का विश्वास हासिल करने का एक ढांचा है। इस ब्लूप्रिंट को हम चतुर्मुख सिद्धांत या फोर फेस्ड डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सांस्कृतिक पहचान अक्ष, यानी लोगों की विरासत और अस्मिता से गहरा जुड़ाव। दूसरा, विकास कल्याण अक्ष, मतलब जमीन पर दिखने वाला काम और जन कल्याणकारी योजनाओं का सही वितरण। तीसरा, संगठनात्मक अक्ष, यानी जमीनी स्तर पर एक मजबूत कैडर और जनता से सीधा संवाद। और चौथा, संचार प्रौद्योगिकी अक्ष, यानी आज के दौर के तरीकों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। एक सफल राजनीति के लिए इन चारों पर एक साथ काम करना बेहद जरूरी है। आइए आज के दौर में सबसे अहम यानी संचार अक्ष को थोड़ा और विस्तार से समझें। अब सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों का जमाना नहीं रहा। संवाद को हर व्यक्ति तक, उसके मोबाइल फोन तक ले जाना होगा। इसका मतलब है बहुत छोटे स्तर पर, यानी हाइपर लोकल डिजिटल अभियान चलाना। हर गांव और मोहल्ले के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, छोटी असरदार वीडियो रील्स बनाना जो सीधी बात करें, झूठी खबरों और अफवाहों का तथ्यों के साथ तुरंत जवाब देना, और सबसे जरूरी, लोगों से उनकी अपनी भाषा में, किन्नौरी और दूसरी स्थानीय बोलियों में संवाद करना। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत का नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी कानून ये साफ कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना और उसकी निजता का सम्मान किए बिना संवाद नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है, ये विश्वास बनाने की पहली शर्त है। जब आप लोगों के डेटा और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, तभी वो आपकी बात पर भरोसा करते हैं। विश्वास यहीं से शुरू होता है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। इन सारे आंकड़ों, रणनीतियों और विश्लेषण का सार क्या है? सार ये है कि चुनाव मंजिल नहीं है, चुनाव सिर्फ एक पड़ाव है। असली लक्ष्य, असली मकसद है शासन। एक ऐसा शासन जो प्रभावी हो, जवाबदेह हो और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। असली काम तो नतीजे आने के बाद शुरू होता है। ये एक बात पूरी कहानी का निचोड़ है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो विश्वास अर्जित करना पड़ता है। चुनावी जीत का असली रहस्य किसी मैनेजेरियल तिगड़म में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में छिपा है। और ये भरोसा भाषणों से नहीं, काम से कमाया जाता है। ये एक ऐसा सच है जो किन्नौर से लेकर कन्याकुमारी तक हर चुनाव और हर नेता पर लागू होता है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन बनने से आगे बढ़कर लगातार ऐसा शासन देने की दिशा में कैसे बढ़ सकती हैं जो हर एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाए, उसे सम्मान दे? ये सवाल सिर्फ किन्नौर के लिए नहीं, हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य के लिए अहम है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।